अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा लास्ट चैप्टर सॉलिड पे एंड हो गया था और काफ़ी दिनों से वीडियो रिकॉर्ड पे मैं नहीं आ पा रहा था स्टूडियो, और रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। लेकिन खैर है, आज भी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी रिकॉर्ड करने के। आ गए हैं रिकॉर्ड करने और कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएंगे। बड़े लंबे लेक्चर में छोटे को कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। आज हम केमिकल काइनेटिक्स एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर बुक का है ये, और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इस पे खास तवज्जो देंगे क्योंकि अच्छा जी, अब इसके ऊपर हम पहले भी थोड़ा बहुत, अगर किसी ने हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर को अच्छे से देख लिया है तो उस केमिकल काइनेटिक्स इतना मुश्किल नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अगर उसने केमिकल काइनेटिक्स को केमिकल इक्विलिब्रियम को नहीं देखा है तो उसको केमिकल काइनेटिक्स मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर उसने हमारे केमिकल काइनेटिक्स को देख लिया फिर केमिकल इक्विलिब्रियम देखा तो उसका मतलब उसको केमिकल इक्विलिब्रियम मुश्किल नहीं लगेगा। तो यानी आपने अगर इन दोनों में से कोई भी एक चैप्टर पहले देख लेते तो आपने अगला जो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा या केमिकल काइनेटिक्स, जो केमिकल इक्विलिब्रियम देख कर आ गए होंगे तो उनको केमिकल काइनेटिक्स मुश्किल नहीं लगेगा। जो आप केमिकल काइनेटिक्स देखने जा रहे हैं और फिर केमिकल इक्विलिब्रियम को देखेंगे तो उनको केमिकल इक्विलिब्रियम बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। कोई एक चीज़ मुश्किल लगने वाली है। लेकिन जिन बच्चों ने हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर को पढ़ लिया था तो उनको मालूम होगा कि इनके अंदर हमने जो मेन कोर रखी थी, जो हमारा मेन फोकस था वो था हमारा प्रोडक्ट। कि हमें जो भी बात करनी वो प्रोडक्ट पे करनी थी। कि आपने ली चार्टर प्रिंसिपल को पढ़ा था, उसके अंदर हमने जब अमोनिया या मुख्तलिफ जो रिएक्शंस थे उसके अंदर करना था, हमने फेवरिज्म किसको दी थी, प्रोडक्ट को दी थी कि ज़्यादा अमोनिया बने या इस तरीके से दूसरे जो ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन सके। हमारा जो मेन कोर था, पर्पस था, वो प्रोडक्ट के ऊपर फोकस था, हमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिल सके एक लार्ज क्वांटिटी में। हमें प्रोडक्ट दी, जब हम कंसनट्रेशन ऐड कर देते थे केमिकल या हम टेम्परेचर को देते तो क्या इफेक्ट्स आ रहे होते थे, तो हम वहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर फोकस रखते थे। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका रिवर्स है, केमिकल काइनेटिक्स नाम दिया जाता है। इसके अंदर हमारा जैसे कि काइनेटिक्स, काइनेटिक्स हम समझ रहे हैं कि चलता हुआ रिएक्शन, रन अप। सही है। यानी चैप्टर का मीनिंग ही आपको जाहिर कर रहा है कि हम जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो रन अप के ऊपर बात होगी। एक रन होता हुआ रिएक्शन। अब रन अप मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसका जो हमारा मेन पर्पस होगा, जो हमारी मेन कोर होगी, वो हम देख रहे होंगे रिएक्टेंट को। आप प्रोडक्ट का भी जिक्र सुनेंगे जब आप प्रोडक्ट को भी देख रहे होंगे, लेकिन साथ में आप जिस चीज को देखेंगे वो हमारा रिएक्टेंट होगा। प्रोडक्ट से ज़्यादा हमारा मेन फोकस रिएक्टेंट पे आपको नज़र आ रहा होगा, प्रोडक्ट का भी जिक्र हो रहा होगा, लेकिन जो हमारी मेन कोर होगी, जो मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारी मेन पर्पस जो तो इस दौरियाने में चलने वाली है वो है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रिएक्टेंट्स को हम देखेंगे, जैसे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर प्रोडक्ट को देखा था। अब हमारा जो पहला टॉपिक आपकी बुक ने दिया हुआ है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। सही है। रेट ऑफ रिएक्शन कहता क्या है, इसको आपने अच्छे से समझना होगा भाई। रेट ऑफ रिएक्शन को कि आपके इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। या डिक्रीज हो किस में, इन कंसंट्रेट ऑफ रिएक्टेंट हो, चाहे वो हमारा फिर प्रोडक्ट हो। उसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। एक मिनट, एक और चीज, पर यूनिट टाइम के हिसाब से। ठीक है, पर यूनिट टाइम। टाइम
उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक हो गया। वेरी सिंपल। वेरी सिंपल वे में जो है मैंने इसको लिख दिया है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। अगली बात, फार्मूला क्या बनेगा, यानी अगर हम इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहे हैं तो एक तो हो गया आपको आर, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, टाइम के हिसाब से, यानी इसका डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी भी कर सकते हैं, या खाली टी भी कर दें तब भी चलेगा। देख लेते आपके ऊपर क्या किया, डेल्टा टी किया, ठीक है। सही हो गया। यानी इसके अंदर अगर हम देखें, आपकी बुक ने ग्राफ दे दी इनिशियली, नो प्रोडक्ट फॉर्म, बट एट द सेम टाइम डिक्रीज होती जाएगी और प्रोडक्ट फॉर्म होता जाएगा, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन के अगर रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो होता है वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस को हम देख रहे होते हैं भाई। यहाँ पे जो हमारा दूसरी मेन पर्पस होगी, एक और चीज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, कि अगली बात जो हम यहाँ पे देखेंगे वो होगी यहाँ पे इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल को हम ज़्यादातर तरजीह दे रहे होंगे, यानी हम उसको देख रहे होंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे हमारे पास यहाँ पे, जो कि रिवर्स नहीं हो सकते, आपको मालूम है। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला कि हम जो बात कर रहे थे वो थी इरिवर्सिबल रिएक्शन की। अब इसके अंदर अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका मतलब क्या होगा कि एक मैं आपके सामने रिएक्शन लिख देता हूँ सूत्री अंदाज में, कि ये कहने का मकसद क्या है, लेकिन अक्सर बच्चे समझ गए होंगे कि आपके पास एक रिएक्शन है जो कि ए है रिएक्टेंट, और कन्वर्ट हो जाता है वो आपका बी में, ठीक है, प्रोडक्ट में, यानी ए क्या हो गया आपका रिएक्टेंट और बी क्या हो गया आपके पास प्रोडक्ट। अब अगर ए कन्वर्ट हो रहा है बी में तो उसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास ए क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा वक्त के साथ साथ साथ। ठीक हो गया, ए के अंदर कमी आती जाएगी, और एक वक्त में आएगा कि प्रोडक्ट फॉर्म होता जाएगा, और इसी तरीके से आपके पास जो है प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यानी हम यूं लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास रेट के अंदर कमी आती है रिएक्टेंट के अंदर, तो जो आपका रेट होगा वो नेगेटिव में जाएगा, यानी माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा अपॉन डेल्टा वक्त के साथ साथ। और इसी तरीके से बी के अंदर क्या होगी, प्रोडक्ट फॉर्म होता जाएगा, तो उसका अंदर क्या होगी, प्रोडक्ट जितना रिएक्टेंट कम उतना प्रोडक्ट ज़्यादा होता जाएगा, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका पॉजिटिव में ज़्यादा जाएगा, प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म होता जाएगा, यानी बी हो गया यहाँ पे। और डेल्टा टी, यहाँ पे मैं एक्स की जगह लिख देता हूँ अभी ए, क्योंकि हमने ए रिएक्टर है ना हमारा, तो ये भी लिख देते हैं भाई। सही है। यहाँ पे तो आपके सारे डाउट्स हो गए होंगे क्लियर, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पे नीचे जाऊँ, नीचे करूँ उसको, और यहाँ पे अगर हम आए, बल्कि यहीं पे लिखते हैं चलें, एक बात तो ये हो गई आपकी क्लियर। अगली बात, अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइन खींच दूँ, हम पढ़ के आ गए हैं कि आपके पास होता है, एक होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और एक होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मैं बेसिकली बेसिक से चलूंगा ताकि आपको मालूम होगा, हम रेट लो भी पढ़ के आ गए हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए हम बेसिक से चलेंगे कि उनको मालूम हो कि हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। रेट लो, ठीक है। अब रेट लो के अंदर हमें ये भी मालूम है, बल्कि अगर जिनको नहीं भी मालूम, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है, अगर मैं यहाँ से इक्वल की साइन हटा भी दूं, ये तो पूरा ही हट गया भाई। अरे साले,
और फिर यहाँ पे मैं कांस्टेंट डाल दूँ, और इसी तरीके से यहाँ पे भी कांस्टेंट डाल दूँ, तो ये तो आपको मालूम होगा कि ये कांस्टेंट, जब कांस्टेंट की साइन हटती है तो जिन्होंने हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम को नहीं भी पढ़ा उनको भी मालूम होगा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगी साइन कांस्टेंट की। जैसे कांस्टेंट का हटता है साइन तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। तो इसी तरीके से रेट लॉ भी कुछ यही कहता है। अगर किसी ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है तो उसको तो मालूम होगा बहुत रेट लॉ क्या है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेंगे। लेकिन रेट लॉ के अंदर बेसिकली यहीं पे ये भी चल रहा है कि अगर मैं यहाँ से इक्वल हटा भी दूँ, इट्स अप टू, यहाँ पे मैंने इक्वल हटाया आपकी सहूलत के लिए ताकि आपको रेट लॉ समझ में आ गए, क्योंकि रेट लॉ की डेफिनेशन में यहाँ नहीं लिखने वाला। तो हमारे पास बन जाएगा कि एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन अगर मैं ले लूँ कि ए प्लस बी है, ठीक है, जो कि टी के अंदर और प्लस सी एंड डी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन मैंने बोला हमारा जो चैप्टर का मेन कोर है वो है केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स का जो हम मेरा मेन पर्पस है हमारा पढ़ने का वो होगा रिएक्टेंस। तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा वो साथ में प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, यानी हम इसको भी हमने साथ में देखा। लेकिन अब हमें ना इसको देखना है ना ये हमारे काम, ये एक थोड़ी सी आपको नॉलेज के लिए इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा रेट लॉ के बारे में बता दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन चलता कैसे है, और केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पूरी इसकी डिटेल्स मौजूद है, कोई इतनी तो बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाया हुआ है। तो रेट लॉ को एक तरीके से इन्होंने क्या किया है, रिवाइज करवा दिया आप लोगों के लिए जिनको जो भूल गए होंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं की हैं इन्होंने। तो मैंने बोला अगर हम इसे हाइड कर दें, यहाँ से मैं इसको अगर हाइड कर दूं भाई, हमारा मेन कोर इस पे नहीं है, हमारा मेन कोर क्या है, इस पे है। और आपको मालूम है कि ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। अगर केमिकल पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ तो हम उसे डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, नॉट प्रॉब्लम, रेट ऑफ रिएक्शन तभी यहाँ पे नाम दिया मैंने, कोई बैकवर्ड की कहानी नहीं की है, क्योंकि अक्सर बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा और हेडिंग भी आपकी बुक के अंदर यही दी हुई है। तो क्या मालूम हुआ कि रेट, तो ये हो गया आपका जनरल रिएक्शन, सही है। अब इसी की अगर हम यहाँ पे लिखें तो आपको मालूम होगा कि आपके पास आ जाएगा एक, और यहाँ से एक मिनट से पहले रिमूव करें, कि अगर एक रेट है, और जैसे अभी मैंने लिखा यहाँ पे कंसंट्रेशन में लिख रहे होते हैं, अच्छा यहाँ पे हम एक्स भी डाल देते हैं, यहाँ पे हम वाई भी डाल देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, आपके मोल्स होते हैं, जिन्होंने चैप्टर 1 पढ़ना जरूरी है स्टोइचोमेट्री, तो मोल्स के बारे में मालूम है, एक्स और ये वाई जो साइड में होती है मोल्स होते हैं। और फिर जब हम यहाँ पे इसको ए लिखा और यहाँ पे बंद किया तो एक्स के ऊपर चला जाता है, रेस टू पावर बन जाता है, यानी पावर बन जाती है आपकी एक्स, जो मोल्स थे वो पावर में चले जाते हैं, और यहाँ पे आपका बी आ गया, और इसी तरीके से वाई आ गया आपका, ठीक है। जैसे ही हमने कांस्टेंट की साइन हटाई तो हमारे पास आ गया के, और यहाँ पे आ गया वाई। और जैसे हमने कांस्टेंट का के आ गया, के क्या है भाई, अगर कोई के आपसे पूछ ले तो व्हाट इज अ के, तो आप बोलेंगे कि सर जी ये जो हमारा के है ये रेट कांस्टेंट है। और अगर आपसे कोई पूछे कि क्या रेट कांस्टेंट और के क्या बराबर हो सकते हैं, क्या ये दोनों आपस में यूनाइट हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस सर हो सकते हैं। अच्छा आप पूछेंगे कैसे, सर जी ये यूनाइट हो जाएंगे, यानी रेट और के क्या कभी बराबर हो सकते हैं। मेरा कहने का सवाल यहाँ पे आपके लिए ये है कि क्या कभी भी आपका रेट, जो रेट है वो के बराबर हो सकता है, तो आप बोलेंगे यानी इसे हम कहते हैं यूनाइट, यूनिटी, क्या ये यूनाइट हो सकता है आप इसमें, तो आप बोलेंगे यस, आपका आंसर आएगा यस। कैसे भाई, जब आपकी मोलर कंसंट्रेशन ए की 1 हो जाए, इसी तरीके से मोलर कंसंट्रेशन बी की 1 हो जाए, पावर ऊपर कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो आपको मालूम होगा 1 × 1 क्या होता है। तो इससे आपको क्या पता चला कि आपकी रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सकती है, कि रार के बराबर हो सकती है, ठीक है। ये थी हमारी बेसिक। एक सवाल आता है,
इसी बुनियाद पे। अब वो सवाल क्या पूछा जा सकता है भाई, कि मेरे पास एक रिएक्शन है, सपोज करो मेरे पास एक रिएक्शन आ रहा है जो कि ए है प्लस बी है। ठीक है। और आगे वो जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट सी डी होगा, लेकिन हमारा मेन मकसद इस दौरान नहीं है, प्रोडक्ट को छेड़ना नहीं है, हमारा जो मेन खेल है वो किस पे, रिएक्टेंट पे है, चल रहा है। और यहाँ पे मोल्स लगे हुए हैं 2, एक पे लगे हुए हैं 3। और बोल रहा है कि आपको मालूम होगा कि अब ये पूछता है कि सवाल 3 आपसे किए जाते हैं कि अगर हम के पे क्या इफेक्ट आएगा, कि अगर हम के में क्या चेंजेस आएंगी। अगर हम जो आपका ए है उसे, बल्कि एक सवाल मैं बड़ा आसान करता हूँ उसे, इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं लिखता मैं, वो इतनी टाइम नहीं है लिखने का। अगर हम यहाँ पे ए को मार्कर चेंज, अब सवाल ये आता है कि अगर हम ए को डबल कर दें और बी को रिमेन अनचेंज रखें, अनचेंज यानी बी चेंज नहीं होता, और यहाँ पे मेरा बी अनचेंज से मुराद 1 है, तो आप ये बताएं कि रिएक्शन में क्या फ़र्क आ सकता है कि इनके चेंजेस करने की वजह से। सबसे पहला जो सवाल बनेगा आपका कि ग्रीन मार्कर लिया, के में क्या चेंजेस आएंगी, के अंदर क्या चेंजेस आएंगी। सही है। ए और आर के अंदर क्या चेंजेस आएंगी। अगर हम ए को देखें ए की बुनियाद पे, साथ में आर के अंदर क्या चेंजेस आएंगी अगर हम पी को खाली देखें, ए को हम छुपा दें, हिट कर दें। इसी तरीके से आर के अंदर क्या चेंजेस आएंगी अगर हम ए को भी देखें और बी के लिहाज से भी देखें, जो बी के अंदर और ए के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। तो आंसर क्या बनेगा आपका, अगर किसी के अंदर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा वो आंसर दे देगा। वो बोलेगा के कभी भी चेंज नहीं हो सकता, नेवर चेंज। अब बोलोगे कि के क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि भाई वो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट नेवर चेंज। कांस्टेंट होने की वजह से भाई वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अब अगर ए को हम चेंज करते हैं तो क्या तब्दीली आएगी, ए डबल हो रहा है, सही है, ए को हमने डबल कर दिया, तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा भाई। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो ए के अंदर तब्दीली आएगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी अगर हम ए को चेंज करेंगे तो हमारा जो रिएक्शन है 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। 4 टाइम कैसे, ये देखें, हमने यहाँ डबल किया, डबल का मतलब 2, ऊपर मोल्स हमने 2 रखे, पावर बनाई, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस बुनियाद पे आप निकालोगे बी के अंदर क्या चेंजेस आएंगी, अगर बी को आप बोलोगे रिमेन अनचेंज। अच्छा, अब रिमेन अनचेंज क्यों भाई,
क्यों भाई रिमेन अनचेंज? क्योंकि बी का हमने बोला कोई चेंजेस नहीं कर रहे, बी बी है, बी वन है भाई। और मैंने बोला रिमेन अनचेंज से यहाँ पे बी वन कर दिया हमने, सिंगल है। और यहाँ पे थ्री है, चाहे तीसरी दफ़ा भी हो रिमेन अनचेंज आएगा, नेवर चेंज होगा। ठीक है। अब अगर हम ए को और बी को दोनों को इंक्रीज करें तब क्या आएगी? जब हम दोनों को, जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया है 4 × 1 कर देंगे। 4 इसका आंसर, 1 इसका आंसर। सही है। 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, यानी मैथ तो आपको आती होगी भाई, सिंपल मैथ है। यानी इस तरीके से चल रही है। तब आंसर क्या आएगा आपके पास? 1 ही होता है वहां पे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4। तो आप बोलोगे ओवरऑल जो आपका रिएक्शन बना है वो इस बुनियाद पे बी हाफ पे चला है कि इतनी चेंजेस आएंगी, ए के अंदर रिमेन अनचेंज, अगर ए के अंदर इतना चेंज करना डबल हो जाएगा। और अगर इस तरीके से सारी कहानी चली, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, ए की कोई भी वैल्यू। आप बोलोगे अगर ए की यहाँ पे कोई भी वैल्यू, अगर यहाँ पे 16 हो, अगर यहाँ पे 4 हो जाती, अगर ए हम ट्रिपल कर देते या 4 टाइम्स कर देते और बी को हम 2 टाइम्स कर देते, आपने बस यहाँ पे अगर ए आपने देखा कितना है भाई, 4 टाइम्स से आपको बोला है रेट निकालो, तो मैंने यहाँ पे 4 रखा। ठीक है। और ए की बुनियाद में देखा तो आपको मालूम है यहाँ पे 2 है, तो 4 4 ज़ा 16 होता है, यहाँ पे बोला आप 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बोला बी आपके पास आ जाता है 2 टाइम्स, यानी ये 2 हो जाता है, तो आप बोलोगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सही है। 8 टाइम्स। अब 8 को 16 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया, अगर ए और बी दोनों की बुनियाद से पूछे तो आप बोलोगे 8 × 16 का जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आपने लिख देना होगा। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, बहुत ही आसान थी भाई। ये था हमारा आज का पूरा ओवरऑल लेक्चर। लेकिन एक चीज़ रह गई है, वो है हमारा यहाँ पे एक न्यूमेरिकल, वो कर लेते हैं फटाफट। आज के लिए इतना ही रखा है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं गया हूँ मैं। आगे और पढ़ना है लेकिन बहुत कुछ है अभी, लेकिन आज के लिए एक न्यूमेरिकल भी साथ में करके जानते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या कहते हैं, आपने बस बता देना है, रेट बता देना है भाई। रेट निकालना सिखाया है यहाँ पे भी, जैसे मैंने अभी दिखाया, रेट इजिकल टू, आपको मोल्स भी दे दिए NO2 के। सही है। NO2 के मोल्स आ गए हैं आपके पास, 0.35 आ गए हैं। और के भी दे दिए, के की यूनिट 1.8 है, मल्टीप्लाई 10 3 है मोल पर डीएम क्यू। आपने दोनों की वैल्यू पुट करनी है जैसे मैंने आपको बताया है। आपका मोल पर डीएम क्यू डॉट एक्स आ जाएगा आंसर। अच्छा, मोल पर डीएम क्यू एस कैसे आया? मोल कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होती है? मोल पर डीएम क्यू। सही है। और क्योंकि हम वहाँ पे कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है? मोल पर डीएम क्यू। और डॉट एस कैसे आया भाई? टाइम पर टाइम के लिहाज से। तो वेरी सिंपल चीज़ें चली हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले बता दूं, हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर यूनिट्स निकालना भी सीखेंगे, आज नहीं सीखा है लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।